स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर देखने वाले हैं और 4th चैप्टर का नाम है बच्चों भारतीय कलाओं का इतिहास। भारत जो है विभिन्न कलाओं से सजा हुआ देश जो है माना जाता है। जितने राज्य हमारे भारत में हैं उतनी ही कलाओं में भी विविधता जो है हमें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में बच्चों जानकारी प्राप्त करते हुए आज हम भारतीय कलाओं का इतिहास जो है उसकी शुरुआत कब कैसे हुई, कब हुई अथवा उस कलाओं से जुड़ी बातें जो है इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं कला किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें भारत की दृश्य कला परंपरा। तीसरा है भारत की ललित अथवा अंगित कला परंपरा। और चौथा पॉइंट है बच्चों कलाएँ उपयोजित कलाएँ व्यवसाय के अवसर। जैसे कि मैंने तीसरे चैप्टर में ही आपको बताया था बच्चों कि इसके बाद के हर चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, उस टॉपिक से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय के अवसर जो है हमें उपलब्ध होते हैं या हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम इसमें देखने वाले हैं वो है कला। कला किसे कहते हैं? स्वयं को प्राप्त हुए अनुभव को कला किसे ये हमारे टिप्पणी के लिए भी प्रश्न है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा जो है ये पूरा पैराग्राफ जो है ये उसका उत्तर है कि कला किसे कहते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्ट? स्वयं को प्राप्त हुए अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा मन की भावनाएं दूसरों तक पहुँचे, यह प्रत्येक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है। हमारे मन में जो विचार है, भावनाएं हैं, हमारी सोच है, उस सोच को, उस विचारों को, मन के भाव को, हमारे ज्ञान को हम हर एक मनुष्य चाहता है कि हम अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाए। ये सहज प्रवृत्ति है जो हमें लगता है, जो हम महसूस करते हैं या हम जो बताना चाहते हैं हमेशा हम उस व्यक्त होना चाहते हैं। इस सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा में से ही जब किसी सौंदर्य कृति का निर्माण किया जाता है तब उसे कला कहते हैं। और उसी भाव के माध्यम से जब किसी सौंदर्य कृति का निर्माण होता है, फिर चाहे बच्चों हो चित्र हो सकता है, शिल्प हो सकता है, नृत्य हो सकता है, गीत हो सकता है, आपने लिखा हुआ कोई कविता हो सकती है। तो यहाँ पर इसलिए दिया भी देखो, जब किसी सौंदर्य पूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है आपके माध्यम से तब उसे कला कहते हैं। और कला जो है किसी भी रूप में हो सकती है, नृत्य के रूप में, गीत के रूप में, चित्र के रूप में, किसी शिल्प के रूप में वो हो सकती हैं। ये पूरा पैराग्राफ जो है उसका उत्तर है कि कला किसे कहते हैं। कला के निर्माण की जड़ में कलाकार की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता और कौशल जैसे घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक कलाकार में ये सभी विशेषताएं जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो चित्रकार हो, नृत्य करने वाला हो, गायक हो, संगीतकार हो, शिल्पकार हो या कोई और कला उसे अवगत हो। हर एक कलाकार में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता और कौशल जैसे घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी कलाकार में कल्पनाशीलता नहीं होती है तब तक वो अपनी कला जो है वास्तविकता में उसे ला सकता नहीं। क्योंकि किसी भी कलाकार के मन में वो कला जो है पहले कल्पना में निर्माण होती है कि ये मैं चित्र कैसे बनाऊंगा, ये शिल्प मैं कैसे बनाऊंगा, या ये नृत्य जो है मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा। उसी के साथ साथ अगला पॉइंट है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी उस हर कला के प्रति
उस व्यक्ति के भाव जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते? भाव जुड़े होते। संवेदनशीलता कलाकार के अंदर होनी चाहिए। भावनात्मकता, भावनात्मक यानी हर व्यक्ति वस्तु की तरफ देखने का नज़रिया जो है उसका भावुक होना चाहिए। और कौशल, बिना कौशल के कोई भी कलाकार जो है एक कुशल कला का निर्माण जो है वो कर सकता नहीं। इसीलिए कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता और कौशल, ये सभी घटक जो है बच्चों उस कलाकार के अंदर होने चाहिए। अगर कोई संवेदनशील यानी उस कला के प्रति भाव जो है उस व्यक्ति के अंदर निर्माण होने चाहिए। मतलब उस गायन के गीत के प्रति, वादन के प्रति, चित्र के प्रति, नृत्य के प्रति उसमें आत्मीयता निर्माण होनी चाहिए। जब तक आत्मीयता नहीं होती है, संवेदनशीलता उसके अंदर से निर्माण नहीं होती है, तब तक एक कलाकार के अंदर से किसी भी कला का निर्माण जो है बच्चों हो सकता नहीं। और कौशल तो बिना कुशलता से कला का निर्माण हो सकता नहीं। उसके बाद पहले तो हमने देखा कि कला किसे कहते हैं। हम अपने अनुभवों को जब किसी कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी कला कहलाती है बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दृश्य कला और ललित कला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दृश्य कला और ललित कला। कला प्रकारों का विभाजन जो है दो प्रकारों में किया जाता है। एक है दृश्य कला और दूसरा है ललित कला। ललित कलाओं को अंगित कला भी कहा जाता है। अंगित कहा यानी जो मनुष्य के अंदर पहले से ही उपजत है उसे कहा जाता है ललित कलाएं। दृश्य कलाओं का उद्गम प्रागैतिक कालखंड में ही हुआ। इसे दर्शाने वाले अनेक कलाओं के नमूने अश्मयुगीन गुफाओं में से हमें देखने को मिलते हैं या हमें प्राप्त हैं। यहाँ पर देखिए कला के दो प्रकार हैं, एक है दृश्य कला और एक है ललित कला। दृश्य और ललित कला में किया जाता है और ललित कला को अंगित कला भी कहा जाता है। अंगित यानी मनुष्य के अंदर जो उपजत है, फिर चाहे वो चित्र की हो, नृत्य की हो, गायन की हो या वादन की हो। इसीलिए वो कला जो है उसके अंदर से प्राप्त होती है या उसके अंदर वो उपजत होती है। दूसरा है दृश्य कला। दृश्य कलाओं का उद्गम जो है, उद्गम यानी शुरुआत उसका जो है हमें प्रागैतिहासिक कालखंड में ही हमें देखने को मिलता है और इसे दर्शाने वाले अनेक कलाओं के नमूने अश्मयुगीन गुफाओं में से प्राप्त है। इसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं लोक कला और अभिजात कला। लोक कला और अभिजात कला। कला की दो परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं हैं कला की? दो परंपरा है। लोक कला और अभिजात कला मानी जाती है। लोक कला अश्मयुगीन कालखंड से अखंडित रूप से चली आ रही है। लोक कला यानी जो हर राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, फोक जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है लोक कला, जो हर राज्य में हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अखंडित रूप से चली आ रही है। अखंडित मतलब बिना रुके। उसकी अभिव्यक्त लोगों के प्रतिदिन जीवन का अंग होती है। अभिव्यक्ति यानी उसका निर्माण जो है लोगों के समाज के आधार पर ही उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम दशावतार अगर हम देखेंगे तो दशावतार में भी अलग अलग समाज के घटकों का या समाज की जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है।
परिणाम स्वरूप इस परंपरा की अभिव्यक्ति अधिक स्फूर्त होती है। स्फूर्त यानी प्रेरणा देने वाली। लोक कला का निर्माण समूह के लोगों के प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा किया जाता है। लोग उसमें सहभागी होते, जिस प्रकार से रामलीला का आयोजन किया जाता है और उस रामलीला में वहाँ के लोग जो है सहभागी होकर उस नाटिका को या रामलीला को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से अभिजात कला जो है निर्धारित नियमों की चौखट में बद्ध होती है। इसे आत्मसात करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो अभिजात कला है उसे सीखने के लिए या प्राप्त करने के लिए, उसका ज्ञान अवगत करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो दिया भी है कि अभिजात कला जो है, अभिजात कला निर्धारित नियमों की चौखट में बद्ध होती है। नियम की जैसे अगर हम संगीत सीखेंगे तो संगीत एक ही दिन में सीखेंगे क्या? कि आज बजाना शुरू किया और हम बहुत ही अच्छे से तबला बजाना मतलब हमें बहुत ही अच्छे से तबला बजाना आया या हमें बहुत अच्छे से सितार बजानी आई, गिटार बजाना आया, ऐसा कदापि हो सकता नहीं। उन नियम जो निर्धारित नियमों की चौखट है उसे बद्ध होती है और उसी के आधार पर हमें वो सीखना पड़ता है, उसे आत्मसात करना पड़ता है और उसके लिए हमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे पॉइंट्स बच्चों, कला शैली। कला शैली में देखें किसके बारे में बताया है यहाँ पर। प्रत्येक कलाकार की कला अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति अर्थात शैली होती है। हर कलाकार जब अपनी कला प्रस्तुत करता है तो तब उसकी अपनी एक शैली होती है, अपनी एक पद्धत होती है। हर कलाकार एक्टिंग करने वाला हो, गायन गाने वाला, गीत गाने वाला हो, वो हर व्यक्ति या हर कलाकार जो है अपने तरीके से वो गीत गाता है, अपने तरीके से वो नृत्य करता है या अपने तरीके से वो एक्टिंग करता है। उसकी एक स्वतंत्र क्या होती है? शैली होती है। अगर हम एक ही डायलॉग देंगे और अलग अलग व्यक्तियों को वो बोलने के लिए कहेंगे तो हर व्यक्ति जो है उस डायलॉग को, उस संवाद को जो है बच्चों अलग अलग तरीके से व्यक्त होगा या व्यक्त करेगा या बोलेगा। यहाँ पर मैंने दो कला शैली जो है ये हमें टिप्पणी के लिए भी प्रश्न है और अभिजात कला किसे कहते हैं ये भी हमें टिप्पणी के लिए प्रश्न है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। ये भी यहाँ पे देखो, ये पूरा पैराग्राफ जो है उत्तर है कला शैली किसे कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहला ही पॉइंट बताया, प्रत्येक कलाकार की कला अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति होती है, उसे क्या कहते हैं? शैली कहते हैं। जब कोई, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा बच्चों? जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है तब वह पद्धति विशिष्ट कला शैली के रूप में अपनी पहचान बना लेती है। जैसे किसी को नृत्य करने का शौक़ होता है और एक उसी नृत्य में वो स्पेशलाइजेशन करता है। जैसे किसी को कथकली करने का शौक़ है, क्लासिकल सीखने का शौक़ है, तो अगर उसने क्लासिकल में अगर अपनी शिक्षा या अपना ज्ञान या अपनी शिक्षा प्राप्त की है तो उसके वो एक क्या हो जाती है? स्वतंत्र शैली या विशिष्ट कला शैली के रूप में वो अपनी पहचान जो है वो बना लेता है। जैसे हम देखो एक बैंड रहता है, म्यूज़िकल बैंड रहता है, तो म्यूज़िकल बैंड में हर व्यक्ति सब बजा पाता है क्या? नहीं। हर व्यक्ति बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला अलग होता है, वायलिन बजाने, तो इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति की कला शैली जो है वो अलग होती है। हर व्यक्ति उसमें अपनी पहचान जो है वो बना लेता है। प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न कालखंड और प्रदेशों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की कला शैलियाँ विकसित होती है। हर संस्कृति में, हर कालखंड में,
हमें अलग अलग कलाकृतियाँ या अलग अलग हमें कला शैलियाँ जो है विकसित होती हुई दिखाई देती, जिस प्रकार से फैशन जो है हमेशा बदलता रहता है और उसमें डिज़ाइंस जो है वो हमेशा नए नए आते रहते हैं। तो वो किसके अनुसार बदलता है? कला शैलियों के अनुसार ही उसमें बदलता रहता है और समय के अनुसार, प्रदेशों के अनुसार उसमें परिवर्तन जो है वो होता रहता है और संबंधित विशिष्ट प्रकार की कला शैलियाँ विकसित होती हैं। हर राज्य की कला प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो अलग होता है और समय के अनुसार उसमें हमेशा परिवर्तन हमें देखने को बच्चों मिलता है। उन शैलियों के आधार पर उस संस्कृति की कला के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है और उसी के आधार पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इतिहास का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। ये एक मराठा चित्र शैली का नमूना है। यहाँ पर जितने भी नाम आए हैं इन सभी नामों को बच्चों याद रखना है, क्योंकि ये नाम जो है बच्चों हमें असत्य जोड़ी के लिए हमें याद रखने, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जब हमें सत्य जोड़ी पता होगी तभी हम असत्य जोड़ी पहचान पाएंगे। तो इसीलिए देखिए, इसमें जो नाम मैं अभी बताऊंगी कि कला शैली के रूप में मराठा चित्र शैली भी हमें टिप्पणी के लिए है और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन में आता है, मराठा चित्र शैली। तो ये हर एक पॉइंट्स में आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखिए कि कला शैली के रूप में मराठा चित्र शैली का विचार किया जा सकता है। एक स्वतंत्र रूप से मराठा चित्र शैली का विचार जो है हम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला ही पॉइंट अगर हम देखेंगे तो मराठा चित्र शैली, यहाँ से देखिए फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट नाउ, इज देयर नाउ। लगभग ईस्वी सन की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा चित्र शैली के विकसित होने का प्रारंभ हुआ। इट्स अ फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है? पहला पॉइंट है कि मराठा चित्र शैली की शुरुआत जो है ये कब हुई? 17वीं शताब्दी में मराठा चित्र शैली की शुरुआत जो है हुई। ये पूरा पैराग्राफ उसका उत्तर है, याद रखिए। ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, इस शैली में बनाए गए चित्र रंगीन हैं तथा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये चित्र आपको देखो कलरफुल दिखाई देता होगा। ये चित्र जो है यहाँ पर अगर मैं अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये पूरा आपको कलरफुल चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी है कि इस शैली में बनाए गए चित्र रंगीन हैं तथा वे भित्ति चित्र और हस्तलिखितों पांडुलिपियों में लघु चित्रों के स्वरूप में, भित्ति चित्र यानी जो दीवार पर हम बनाते हैं वैसे चित्र के रूप में मराठा चित्र शैली के बहुत सारे उदाहरण बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्र जैसे दीवारों पर भगवानों की तस्वीरें, अलग अलग देवताओं की तस्वीरें जो है बनाई गई हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हस्तलिखितों, लिखा हुआ भी जैसे शिलालेख वगैरह होते हैं, उसी रूप में मराठा चित्र शैली के अवशेष के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ, ये दूसरा पॉइंट है कि भित्ति चित्र और हस्तलिखितों और पांडु लघु चित्रों में के स्वरूप है। ये सेकेंड पॉइंट है बच्चों। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि वाई, मेनवली और सातारा जैसे स्थानों पर पुराने बाड़ों में मराठा चित्र शैली में निर्मित कुछ भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। देखो ये यहाँ पर नाम है वाई, मेनवली और सातारा, बड़े
वाड़ों के रूप में यहाँ पर ये असत्य जोड़ी के लिए हमें प्रश्न आता है कि वाई मेनवली के बाड़े के भित्ति चित्र। तो इसका रूप जो है हमें क्या, इसका सही उत्तर क्या है, मराठा चित्र शैली का ये क्या है, उदाहरण है, जो हमें वाई मेनवली और सातारा जैसे स्थानों पर पुराने बाड़ों में मराठा चित्र शैली के कुछ भित्ति चित्र देखने को हमें मिलते हैं। ये इसका थर्ड पॉइंट है। जो मराठा चित्र शैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये इसका फोर्थ पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है इसका ये कि मराठा चित्र शैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव या असर हमें देखने को मिलता है उनके चित्रों के माध्यम से। तो यहाँ पर जिस कालखंड में किसी विशिष्ट चित्र शैली का विकास हुआ होगा, उस कालखंड का रहन सहन, परिधान, रीति रिवाज आदि बातों का अध्ययन उस शैली में बनाए गए चित्रों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब जिस कालखंड में किसी विशिष्ट चित्र शैली का विकास हुआ होगा, वैसे मराठा चित्र शैली जो है हमें कब देखने को मिलती है, लगभग 17वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है, मुगल साम्राज्य के समय में। तो उस समय के कालखंड में रहन सहन कैसा होगा लोगों का, परिधान, कपड़े किस प्रकार से पहनते होंगे, रीति रिवाज कौन से होंगे, इन सभी आदि बातों का अध्ययन जो है हमें उस शैली में बनाए गए चित्रों के आधार पर हम कर सकते हैं। इसी देखो एक पैराग्राफ में हमने कितने प्रश्न देखे हैं, 2 प्रश्न देखे। कितने प्रश्न देखे, 2 प्रश्न देखे। एक पहला हमने देखा मराठा चित्र शैली टिप्पणी के लिए, कि टिप्पणी के रूप में अगर आता है तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट जो है हमें इसमें लिखने हैं। और असत्य जोड़ी के लिए भी हमने यहाँ पर ये वाई मेनवली और सातारा ये असत्य जोड़ी के लिए भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से एक ही पैराग्राफ में 2 प्रश्न है। इसके बाद संकल्पना चित्र पूर्ण करा के लिए यहाँ पर और एक प्रश्न में यहाँ पर बताना आपको भूल गई, संकल्पना चित्र पूर्ण के लिए कि कला के निर्माण की जड़ में कौन से घटक होते हैं, कला के निर्माण के जड़ में कौन से घटक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो ये उसके 4 उत्तर है। एक है कल्पनाशीलता, दूसरा है संवेदनशीलता, तीसरा है भावनात्मकता और चौथा है कौशल। ये 4 घटक जो है कला के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक कलाकार में अगर ये घटक नहीं होंगे तो वो अपनी कला जो है कभी भी अच्छी तरीके से निर्माण जो है वो कर सकता नहीं। तो इसलिए एक कलाकार के अंदर ये सभी गुण जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बच्चों देखने वाले हैं भारत की दृश्य परंपरा। दृश्य कला में चित्रकला और शिल्पकला का समावेश होता है, जो हमें दिखाई देती है। चित्रकला द्विमितीय होती है। याद रखिए, ये भी प्रश्न है रिक्त स्थान के लिए कि चित्रकला डैश होती है। तो चित्रकला क्या होती है, द्विमितीय होती है। जैसे प्रकृति का चित्र, वस्तु का चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तुओं का आरेखन आदि चित्र खींचे जाते हैं। और इसके लिए शिलाखंड, दीवारें, कागज, सूती अथवा रेशमी कपड़ों के कैनवास, मिट्टी के बर्तन जैसे माध्यमों अथवा साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया है चित्रकला का कि अजिंठा
गुफा में बोधिसत्व पद्म पानी का भित्ति चित्र, जो हमें किसका दर्शन कराता है या किसकी याद दिलाता है? चित्रकला या दृश्य कला का हमें नमूना जो है, उदाहरण जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न, चित्रकला डैश होते हैं, चित्रकला द्विमितीय होती है और उसमें किन किन घटकों का समावेश होता है? प्रकृति का चित्र, वस्तु का चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तुओं का आरेखन, रेखाटन जो हम वस्तु का बनाते हैं, स्केच वगैरह आदि चित्र खींचे जाते हैं। और इसके लिए शिलाखंड मतलब पत्थरों के ऊपर भी चित्र जो है ऐसे बनाए जाते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं। कागज, सूती अथवा रेशमी यानी मलमल का जो कपड़ा होता है, पुराने ज़माने में देखो मैसेज वगैरह भेजने के लिए रेशमी ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल जो है, कपड़े का इस्तेमाल जो है उस समय किया जाता था। कपड़ों के कैनवस, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी चित्र जो है, कलाकार जो है अपने चित्र जो है वो निकालते हैं। राजस्थान वगैरह में अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों पर हमें ये कला जो है हमें देखने को मिलती है चित्रकला के रूप में। जैसे माध्यमों अथवा साधनों का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर